हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीके मैथ्स एकेडमी। चलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं मॉडल सेट के लिए हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मॉडल सेट 1 मैथ्स के लिए, ठीक है ना। यानी अगर आपका ठीक है 2021 में जो 17 फरवरी से जो आपका एग्जाम होने वाली है, हम उसके लिए क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मॉडल सेट के, मतलब हर टाइप के सवाल आपको पकड़ा जाएंगे, ठीक है। तो मॉडल सेट जो आपको बिहार बोर्ड जो जारी की है उसका हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप भी इन क्वेश्चनों को खुद से बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बना रहिएगा। बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट देने वाले हैं जो आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और काफी सहूलियत भी होगी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को हेल्प बनाने में, ठीक है ना। तो चलिए बनते हैं क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं हम सभी और सीखने का भी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो सवाल है आपका, ठीक है, वो क्या दे रखा है कि 92/115 का सरलतम रूप है, ठीक है। क्या कह रहा है? 92/115 का सरलतम रूप है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो 92/115 ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर सवाल है 92/115। आपको कुछ नहीं करना, इसको काट कूट कर लेना है। जो आपको सरलतम रूप जब भी कहे तो आप उसको क्या करें, काट कूट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको काट रहे हैं, 23 से कटेगा एक के बाद, ठीक है। तो 23 से काटेगा तो 4 आ जाएगी और 23 × 25 115 5 आ जाएगी, मतलब 4/5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। इस सवालों का जवाब जो है सो 92/115 का सरलतम रूप आपको क्या मिला, 4/5 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। कहता है दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा, आपको शुरू में कोई दो संख्या रहे उससे मतलब नहीं है, लास्ट कितनी परमेय संख्या, इस पर ध्यान देना है। किसके बारे में कितनी पूछ रहे, तो परमेय संख्या। तो अगर परमेय रहे या अपरमेय रहे या आपको अपूर्णांक भी रहे, ठीक है, अपूर्णांक देखिएगा इसके जगह पर यहाँ शुरू में कुछ भी रहे, दो परमेय रहे, पूर्णांक रहे, अपूर्णांक रहे, प्राकृत रहे, कुछ भी रहे, याद रखना, सिर्फ यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ अगर अपूर्णांक रहे, नोट कीजिएगा जरा, एकदम बहुत ही बेसिक चीज है। यहाँ पर आपको अपूर्णांक रहे, पूर्णांक तक छोड़ देना है, सिर्फ किसको, 3 को, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को छोड़ दीजिएगा। और उसके अलावे जो भी यहाँ बच गया, जैसे में कि अपूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इस सब के बारे में पूछे कि कितनी होगी, तो आप आंख मूंद के आंसर कहिए अनंत। यानी क्योंकि इन सबका कोई भी दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या भी अनंत होती है, अपरमेय संख्या भी अनंत होती है, अपूर्णांक भी अनंत होगी, ठीक है ना, और वास्तविक संख्या भी अनंत होगी, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब रहे तो आपको आंख मूंद के अनंत आंसर मानना है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सभी का एकदम सही आता रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो थोड़ा सा शांत अशांत के बारे में जानते हैं। नीचे हर को आपको फैक्टराइज करना है। अगर ये 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का आ जाए तो कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो नीचे रहे पहले काट कूट कर लेना है, कटकुट होने वाला हो तो उसको काट कूट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 7 से नहीं कटने वाला है, ठीक है, नहीं ना कटेगी। तो आप इसको नीचे कितना है, 88 है, तो 88 का गुणनखंड कीजिए, कितना, 2 से 4, फिर 2 से लगेगी 22, फिर 2 से लगाएंगे 11। तो देखिए इसके गुणनखंड में हमने जरा गौर से समझेंगे, सिर्फ गुणनखंड करेंगे पता चल जाएगा कि ये शांत है कि अशांत। तो हमने क्या कहा कि इसको गुणनखंड करना है आपको, ठीक है, और गुणनखंड करने के जस्ट बाद क्या काम ने, इसको गुणनखंड करने के जस्ट बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 है, चाहे 2 और 5 दोनों है, 2 5 के अलावा दूसरा नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 5 के अलावा यहाँ 11 भी आपको दिख रहा है, गुणनखंड में आया ना, 2 भी आया है और साथ में एक 11 भी आ गया। तो 2 5 के अलावा जब ये दूसरा डिजिट दिखाई दे जाए तो आपको कहना है अशांत, तो मतलब ये अशांत हो गया, लेकिन हमें शांत चुनना है, तो ये ऑप्शन गलत है। 13/210 कटने वाला है, कटिए, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। तो ठीक इसी तरह से अब आप क्या करें, 2 से 10 जो नीचे है उसका, हर का इसी तरह से गुणनखंड करेंगे, ठीक है। नीचे गुणनखंड करेंगे कितना, 2 से 10 का। तो चलिए 2 से लगाइए, तो ये आपका आ गया 210 का आ जाएगा 105, है ना। फिर 2 से अब नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, है ना। तो 3 × 9,
15। देखिए अब ये 3 आ गया, बस आगे करने की जरूरत हमें नहीं क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 आ गया। हमने क्या बताया कि गुणनखंड में कभी भी 2 और 5 के अलावा दूसरा अंक दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर एक 3 आ गया, आगे मन है तो कर लीजिए, 5 से फिर 7 आएगा। तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 और 7 दो एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन हमने कहा कि 2 और 5 के अलावा दूसरा डिजिट दिखाई नहीं देना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपको 2 और 5 के अलावा 3 भी दिखाई दे रहा है, 7 भी, यानी ए भी शांत नहीं है। तो ए ऑप्शन भी गलत, ए ऑप्शन भी गलत हुआ। ठीक है, यहां पर भी देखिए 11 गुने 10, 11 तो इसमें हर हाल में आना ही है, तो ये भी आपका अशांत है ना। जब नीचे गुणनखंड करेंगे तो कुछ भी आया ना है, लेकिन 11 तो निश्चित रूप से इसमें आने वाला है ना। 2 से लगाएंगे तो 55, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना 11 है, यानी 2 और 5 के अलावा इसमें 11 आ जाने वाला है नीचे, इसलिए ये भी अशांत हो गया। तो अब आपके पास एकमात्र ऑप्शन बच रहा है सी, जो कि शांत होगा। ठीक है, जब 3 गलत हो गए तो एक ऑटोमेटिक सही होगी। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको पहले काट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा पहले कटने वाला होगा तो काट लीजिएगा, तो यहाँ 5 से कटेगा दोनों, काट दीजिएगा, तब जो नीचे बचेगा उसका दशमलव प्रसार निकालिएगा। डिफिनिट रूप से आपको इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा डिजिट दिखाई नहीं देने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं करके भी बता देता हूं, देख लीजिए। पहले इसको क्या कर बोले हमने, काटने के लिए, यानी 15/1600 है। तो चलिए 5 से काटते हैं, ऊपर 3, 5 3 15, तो 1 पर 0, 5 दूनी 10, 320। ठीक है, 3 2 5, 3 से नहीं कटेगा बस, यानी इस काटकूट के आ गया 3/320। अब नीचे आप 320 का फैक्टराइज कीजिए, नीचे अब 320 आई ना, तो 320 का गुणनखंड कीजिए। 2 से तो 160, फिर 2 से तो 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, है ना। मतलब आपको या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है ना, यानी फाइनली आपको क्या आ रहा है, 2 या 5 ही आ रहा है। 320 का गुणनखंड किए तो सारा 2 आ रहा है और एक ठो 5 आ रहा है, मतलब 2 5 के अलावा दूसरा नहीं ना है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ। ठीक है, चलिए तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। याद रखिएगा इस पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में भी 1 2 आने ही वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको कि बस नीचे वाला का पहले काटकूट होने वाला है तो काट देना है, सरलतम रूप में ले आना है। उसके बाद जो नीचे बचेगा हर में उसको आप फैक्टराइज कीजिए, और उस फैक्टराइज में अगर 2 5 के अलावा दूसरा अंक अगर कोई आ जाता है, जैसे कि 3 हुआ, 7 हुआ, है ना, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है, 2 5 को छोड़ करके तीसरा कोई अगर दिखाई दे देता है तो आप कह दीजिए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अन्यथा शांत होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा सा पहले हम आपको फॉर्मूला बता दें। ax² प्लस bx प्लस सी टाइप का सवाल रहे तो इसके मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर x की जगह पर y भी दे दिया है, कोई हल नहीं, वेरिएबल कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल देखिएगा, दिया है dy² प्लस by प्लस a। ठीक है, तो बोलिए a का वैल्यू यहाँ पर a हो गया, यानी a बराबर d है, b का मान b ही है और c का मान a है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो a b c का वैल्यू पता चल गया। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए। यहाँ शून्यकों का गुणनफल कर रहा है, मतलब a वाला पूछ रहा है आपको, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला है c/a। तो c का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला है c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए a है, अब बटा में a का वैल्यू आपका d है, मतलब a/d फाइनली आंसर हुआ, जो आपकी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो बिल्कुल मजा आ रहा होगा, है ना। बस ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में भी बनाने, बस थोड़ा सा 1 2 फॉर्मूले आप याद रखिए और आपको खूब अच्छे से मजे से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और ऐसे भी आपको 1 पर 1 फ्री है ना, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जिनमें से 50 ही बनाने हैं। तो इसी तरह के मजेदार टॉपिक के साथ आपको चलते रहेंगे। ठीक है, और आगे भी। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम क्लास को स्टार्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपका क्लास मिस ना हो, और इस तरह के रोमांटिक क्लास जो है सो आपको छूटे नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा बहुत ही इसी तरह से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 4 तक हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा, यहाँ परमेयकरण गुणांक है, मतलब कहता है कि √18 में आप इस चारों ऑप्शन में से किससे गुना करेंगे कि ये परमेय संख्या बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको √18
कोई भी संख्या रहे तो एक तो आपका परमेय संख्या जितना रहे उतना ही से गुना कर दीजिए ताकि आपको रूट से रूट समाप्त हो जाए और 18 मिल जाए। ठीक है, यहाँ की ऑप्शन हालांकि आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। रूट ए जहां पर कोई भी संख्या हो तो इसका परमेयकरण गुणांक जो होता है सो रूट ए ही होता है, ताकि उससे गुना करेंगे तो वापस ए आ जाएगी, रूट हट जाएगी परमेय संख्या। ठीक है ना, तो परमेयकरण गुणांक जब भी पूछेगा तो जितना का रूट रहेगा वही आपका आंसर भी होता है। ठीक है ना, एक तरीका ये है। दूसरा देखिए यहाँ ऑप्शन बी पे भी जरा गौर से समझेंगे, क्योंकि अगर रूट 2 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है 18 गुने 2 तो रूट 36, 36 का वर्गमूल वापस 6 आ जाएगा, है ना। रूट 36 का वर्गमूल यानी 6 होता है वैल्यू। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 होती है, यानी यहाँ भी परमेय संख्या बन गई है। तो एक ऑप्शन तो आपको ए भी हो सकते हैं ना। तो परमेयकरण गुणांक दो तरह के मतलब मिलेंगे। ठीक है ना, तो याद रखेंगे जब आपका जो क्वेश्चन रहे वही उसका परमेयकरण गुणांक होता है, मतलब जितना रूट के अंदर रहे उतना ही रूट से करेंगे। जैसे रूट 18 में रूट 18 से तो वैल्यू 18, रूट हट गया तो एक आंसर तो ये मिल गया। अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो अदर ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, गुना करके देखेंगे। जैसे यहाँ रूट 2 से करते हैं तो 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल 6 निकल जा रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आंसर प्रेजेंट है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ठीक है ना, आपको आंसर क्या लेना है, डी लेके चलना है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे तब आपको गुना कर करके देख लेना है, और गुना करने के बाद जैसे यहाँ देखिए 3 देंगे तो 18 3 54, 54 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है ना। जरा गौर से समझेंगे, पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो रूट 3 को अगर हम इसमें गुना करेंगे तो 18 3 54, 54 का वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में नहीं लेना है, जो रूट निकल जाए वैसा लेना है। तो ये आपका जो है सो परमेयकरण गुणांक नहीं हुआ, क्योंकि इससे गुना करने पर परमेय संख्या नहीं बनी। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो रूट 2 से रूट 18 को गुना करेंगे तो रूट 36 हो जाएगी, है ना। 18 दूनी 36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है, जैसा आपको पता है। ठीक है ना, तो 36 का वर्गमूल 6 जो कि परमेय संख्या है ना, तो यहाँ परमेय संख्या बन गई। तो हम कह सकते हैं कि रूट 18 का परमेयकरण गुणांक रूट 2 है। लेकिन याद रहे मेन रिजल्ट याद रखना है, रूट 2 जैसे रूट ए रहे तो रूट ए का परमेयकरण गुणांक रूट ए ही होता है, क्योंकि रूट ए गुने रूट ए हो जाती है ना, रूट से रूट खत्म, अंदर जब सेम रहती है। तो इस तरह से रूट 18 का परमेयकरण गुणांक रूट 18 ही हुआ, क्योंकि रूट 18 गुने रूट 18 18 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप चला सकते हैं काम। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, जरा गौर से देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही लॉजिकल सवाल आपको मिलेंगे, बस सिर्फ आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे ही बनाने का तरीका पता होगा आप अच्छी तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आपको पीछे लाइव क्लास में भी बताया जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है आपका 3, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 0। चलिए बताइएगा, आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका, ऑप्शन ए है 3, बी नंबर ऑप्शन है 2 और सी नंबर है ऑप्शन 1 और डी नंबर ऑप्शन है 0। क्वेश्चन नंबर 7 तब तक हम लिखते हैं, फिर आपका सोल्यूशन भी आपको हम बताते हैं। ठीक है, अगला है यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। देखिए ये दो सवालों को हम अभी करने वाले हैं, पूर्णांक है तो आपको बताना है। ऑप्शन है r का वैल्यू b से बड़ा होगा, बी नंबर ऑप्शन है r का वैल्यू 0 से छोटा होगा, सी नंबर ऑप्शन है r का वैल्यू b से छोटा होगा, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए दो सवालों को हम समझते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या, पता है आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप डिफिनीशन इसका कीजिए। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, पहले आभाज्य संख्या जानते हैं। आभाज्य संख्या का मतलब है कि वैसी संख्या ढूंढिए जो आपको एक और स्वयं के अलावा दूसरा से भाग ना लगे। जैसे आप बताइए 2 में, तो 1 और 2 को छोड़ के दूसरा कोई से भाग लग रहा है, नहीं ना, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है। उसी तरह से 3, 5, 7 ये सब आभाज्य संख्या होती है। तो याद रखना है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगी तो 4 होती है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। सबसे छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी जा चुका है।
क्या कहा हमने? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 कहना है। उसी तरह से ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप पढ़े थे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, यहाँ पर सॉरी ए और बी, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, सिर्फ पूर्णांक नहीं धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। यहाँ पर आर शेष होता है, जैसे ए में बी से भाग देंगे तो भागफल क्यू है और शेष आर है। तो याद रखिएगा शेष का मान कभी भी जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं होता है, ठीक है, उससे छोटा ही रहता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। मतलब आर का वैल्यू क्या होती है? 0 से बड़ा होगी या बराबर होगी और बी से जो है सो छोटा होती है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन अब चेक कर लीजिए, इससे दो बातें आ गई कि 0 लेस देन इक्वल टू आर कहिए, चाहे इधर वाला बात लेंगे तो आर लेस देन बी, ये दोनों में से कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो वही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो देख लीजिए आर का वैल्यू बी से छोटा होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रही होगी, है ना। याद रखना है इस तरह का जो ये रिलेशन है इसमें आर का मान बी से बड़ा कभी भी नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। और 0 से छोटा भी कभी नहीं होता है, 0 से बड़ा होगी या 0 के बराबर होगी आर का मान, ठीक है। आर के दो केस संभव है, 0 के बराबर या बड़ा और बी से छोटा होते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको सी सही मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, ठीक है। आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, आप बताएंगे। आई थिंक इस दोनों सवाल का अच्छी तरह से कंसेप्ट आपको मिल गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखेंगे जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा परिमेय बताना है आपको, क्या बताना है? परिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 4 + √3, बी नंबर ऑप्शन है √7, सी नंबर ऑप्शन है √8 और डी नंबर ऑप्शन है 6√5/√5। तो परमेय है कि नहीं इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था क्या, कि सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए, ऑप्शन को सरल करना है, जिस ऑप्शन में रूट हट जाएगी सरल करने के बाद, अगर रूट हट जाती है तो परमेय और अगर रूट नहीं हटती है तो अपरमेय, यही ना बताया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में रूट दिख रहा है, मतलब ये अपरमेय है, परमेय संख्या नहीं है। ये भी रूट है आपका, है ना। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन में भी √7 है, मतलब रूट लगा हुआ है, इसमें भी √8 है, 8 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला तो डेसिमल में आएगा। लेकिन डी नंबर ऑप्शन देखिए √5 से √5 कट गया, फाइनली 6 आ गया, इसमें रूट हट गया ना। देखिए यहाँ सरल करने के बाद रूट इससे गायब हो गया, मतलब सिर्फ 6 बचा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सो क्या है? परमेय संख्या है। परमेय अपरमेय पहचानने पर एग्जाम में आपको सवाल रहेंगे ही, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से सीख लीजिए। क्या करना है कि जिसमें कुछ करने के बाद भी अगर रूट नहीं हटता है, ठीक है, तो अपरमेय होगा, अगर रूट हट गया तो परमेय। जैसे यहाँ √5 रूट तो दिख रहा था लेकिन कटने के बाद √5 कट के हट गया, बच गया सिर्फ 6, यहाँ से रूट गायब हो गया, तो इसीलिए परमेय है। बाद बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें डायरेक्ट रूट दिख रहा है और वो निकलने वाला रूट हटने वाला भी नहीं है, इसीलिए आपका ये तीनों जो है सो अपरमेय संख्या है और डी नंबर ऑप्शन जो है सो परमेय संख्या है। तो इस तरह से 8 का आंसर डी मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द्विघात बहुपद शून्यक पूछ रहा है, ठीक है। ये भी जरा गौर से देखेंगे, विवेचक पे आधारित है। कहता है द्विघात बहुपद आपको दे दिया है x² + 12x + 35 के शून्यक है। क्या कह रहा है? शून्यक है। तो कैसा शून्यक है देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है दोनों धनात्मक, ए में कहता है कि दोनों शून्यक धनात्मक होगा, बी नंबर ऑप्शन कहता है कि दोनों शून्यक ऋणात्मक होगा, ठीक है, दोनों ऋणात्मक होगा, सी नंबर ऑप्शन कहता है कि दोनों शून्यक बराबर होगा, ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन जो है कहता है कि एक धनात्मक होगा, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, और दूसरा ऋणात्मक होगी, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि शून्यक, ठीक है ना, इसको क्या करना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के बाद, ठीक है,
धनात्मक और ऋणात्मक चेक करने के लिए जीरो है कि नहीं तो विवेचक का मान निकाल लेंगे, काम हो जाएगी। ठीक है, और यहां से चाहे तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड विधि से शून्य निकाल लीजिए, आपका पता चल जाएगा कि कौन प्लस में है और कौन माइनस में है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 कर लीजिए और इसको सरल कीजिए। तो बोलिए एक्स स्क्वायर गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं तो 12 को लिख लेते हैं 7x प्लस 5x प्लस 35। गुणनखंड का यही ना तरीका है जी, दोनों को जोड़ के या घटा के, पूरा ना गुना करने पर पहला तीसरा के गुणनफल के बराबर, मतलब 35 गुने 1 यानी 35 लाना था। देखिए 7 5 35 पूरा है, जोड़ने पर 7 5 12, यानी 12 को 7x प्लस 5x लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर हमें फिर 7x प्लस 5x क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 7 और प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 7 5 35 ये बराबर 0 हो गई। फिर x प्लस 7 दोनों में आ गई तो फिर कॉमन आ गया, तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया 5 बराबर 0। तो एक दा इसको 0 कीजिए और एक दा इसको 0 कीजिए। तो यहाँ से x प्लस 7 बराबर 0 हो गए, तो यहाँ से x का वैल्यू -7 आ गया। और दूसरा जो है x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, यानी पहला शून्यक भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, याद रखिएगा। क्या यहाँ पर आ गया, x प्लस 7 बराबर 0, तो x का वैल्यू ने प्लस था, गया माइनस है, मतलब पहला आंसर भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, मतलब दोनों ऋणात्मक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, क्या बताया हमने, 9 का जो आंसर होगा वो बी होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पर ऋणात्मक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका मॉडल में आपका आंसर भी गलत दिया हुआ है, इसका आंसर लिखा है दोनों धनात्मक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहे हैं, दोनों ऋणात्मक आ रहे हैं, है ना। एक बार फिर से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस 7, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, x प्लस 7, तो x प्लस 7 है, हाँ, तो x प्लस 7 तो भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ए नहीं। ठीक है, जबकि मॉडल में आपको आंसर क्या दिया है, ए दिया है, जो कि गलत आंसर है। क्या होगा इसका, दोनों शून्यक ऋणात्मक होगी। चाहे इसका सवाल ही बदल भी सकता है, एग्जाम में कुछ भी कर दे सकता है, बस कुछ नहीं करना है, इसका बराबर 0 करके गुणनखंड विधि से वैल्यू निकाल लीजिएगा x का मान और देख लीजिएगा। अगर यहाँ मान लेते x प्लस 7 आता और x यहाँ से प्लस 5 आता, तो लिख देते एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर दोनों बराबर आता तो लिख देते दोनों बराबर, दोनों प्लस में आता तो लिख देते दोनों धनात्मक। यहाँ दोनों माइनस आया है, इसीलिए लिख दिया दोनों ऋणात्मक, है ना। तो बहुत ही बस तरीका आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस तो खुद बनेंगे। ठीक है ना, बनाने का तरीका खाली हम लोगों को सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा गौर से देखेंगे। ठीक है, और हाँ बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे कंसेप्ट इसी तरह के बहुत सारे आगे भी देने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस को बनाने का तरीका भी हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा सवाल अगर 2 नंबर में भी पूछ देगा तो आप इसी तरह से बना करके अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 नंबर वाले भी सवाल अच्छी तरह से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स भी होते रहेंगे। ठीक है ना, दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, बना के भी आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्या हो, 2 नंबर वाला सवाल भी आसानी से हल हो जाए। ठीक है ना, मेरा मकसद है आपको सिखा देना, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे ना, तो 10 कर लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, जरा गौर से, निम्नलिखित में कौन, यहाँ अपरमेय चुनना है, पिछले जो सवाल था वो परमेय चुनना था, क्या था परमेय, यहाँ कह रहा है अपरमेय संख्या है, आपको बताना है। देखते हैं आंसर आप देंगे। ठीक है ना, कमेंट स्टार्ट। ए का ऑप्शन है आपको √21, बी नंबर का ऑप्शन है √196, सी का ऑप्शन है √27 और डी नंबर ऑप्शन है √289। आप लोगों को पता है इसका आंसर, जल्द जल्द से बताइए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 11 को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। ठीक है ना, इसका शून्यक पूछ रहा है आपसे, है ऑप्शन नंबर ए है 5 एक ठो -5, बी नंबर ऑप्शन है √5, सी नंबर ऑप्शन है √5 और -√5 और डी नंबर ऑप्शन है √5,
ठीक है, तो चलिए आप लोगों का जो सवाल है अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि परमेय का क्या पहचान है, जिससे रूट हट गया परमेय, नहीं रूट हटा अपरमेय। तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ 121 है क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्या 121, तो आप याद रखिए रूट अंडर 121 इसका वर्गमूल आपको पता है 11 होता है, इससे रूट हट गया मतलब ये आपका परमेय है। 196 का वर्गमूल 14 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, पूर्णांक में नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पर 27 का वर्गमूल नहीं पूर्णांक में आ रहा है, इससे रूट नहीं हटा और इससे भी रूट हट गया क्योंकि इसका वैल्यू 11, इसका वैल्यू 14, इसका वैल्यू 17, इन तीनों से रूट हट गया। पहला नंबर ऑप्शन ए में 11 दिया, बी नंबर ऑप्शन 14 हो गया, डी नंबर ऑप्शन 17 हो गया, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में रूट दिखाई दे ही रहा। तो कौन सा अपरमेय हुआ? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ अपरमेय पूछ रहा है मतलब कौन से रूट नहीं हटेगा वही आपको बताना था, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब रहा आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इसका शून्यक पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया शून्यक के लिए जिसका भी शून्यक कहेगा आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो क्वेश्चंस रहे 5y² - 25 इसी का ना शून्यक पूछ रहा है, बराबर 0 कर लीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये तो यहाँ से 5y² माइनस है तो उधर गया +25, तो बताइए ना यहाँ से क्या आ गया, y² का वैल्यू 25 आ गया बटा में 5, 5 से 5 कट गया। तो अब बताइए यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल गया, n स्क्वायर है तो न रूट, यानी रूट अंडर 5, और याद रखिए रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस, मतलब y का वैल्यू एक ठो प्लस रूट 5 मिला, एक ठो माइनस रूट 5। प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये दो आंसर आपके हो गए, ठीक है ना। तो 11 का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का सी हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब मिला आपको? सी मिला, क्योंकि यहाँ पर एक रूट 5 आया और एक माइनस रूट 5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही आसानी से ऐसे ही सवाल आप भी बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है, बशर्ते कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग। बहुत ही अच्छा, देखिए सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है। कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल, देखिएगा बस फॉर्मूला बेसिस है, क्रमशः आपको दे दिया है 3 और -40 है, तो द्विघाती बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है x² - 3x - 40, बी नंबर ऑप्शन है x² - 3x + 40, सी नंबर ऑप्शन है x² + 3x - 40 और डी नंबर ऑप्शन है x² + 3x + 40। कमेंट स्टार्ट कीजिए और बताइए आपके मुताबिक का आंसर आने वाला है, फिर हम आपको इसका एक फॉर्मूला देते हैं, देखिएगा तुरंत क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। हाँ गौर से समझेंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं आपको पता है, 2। द्विघात कितने घात? 2, द्वि मतलब 2, घात द्विघात मतलब मतलब 2 घात, यानी द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं? 2 घात होते हैं। और एक रिजल्ट याद रखिए, जितने घात उतने शून्यकों की संख्या, मतलब द्विघाती बहुपद के शून्यक कै गो मिलेगा? 2 गो मिलेगा। मान लिया एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो अभी दोनों का योगफल क्या है? योगफल मतलब प्लस और गुणनफल क्या है? मतलब गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा या गुणा के चिन्ह दीजिए, इंटू मतलब वही हुआ। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, बता भी दिए थे पीछे। तो गुणनफल और योगफल दिया हुआ रहे, ठीक है, तब द्विघाती बहुपद जो होता है वो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या बताया हमने? द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या हो गया? x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा इंटू बीटा। और समीकरण कहेगा तो बराबर 0, बहुपद है तो बस इतना है। हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, हम नीचे लिख दिए हैं,
ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या बताया हमने द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल है ना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया, योगफल 3 है, गुणनफल -40 है। तो योगफल 3 और गुणनफल -40 इस फॉर्मूला में आप डाल दें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है एक्स, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है -40। एक काम कीजिए ना, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, एक के बाद हो गया आंसर, मिला लीजिए। एक्स स्क्वायर -3x -40 ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। बस इस फॉर्मूला को खाली ध्यान में रखना था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देंगे जब द्विघाती समीकरण का था। यहाँ बहुपद कहेगा तो बराबर 0 नहीं करना है बस। क्या मजा आया ना, बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब ऐसे सवाल आप एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे और ऐसे सवाल 100% एक रहेंगे ही एग्जाम में, ठीक है ना। या ऑब्जेक्टिव में हो या 2 नंबर में, एक तो रहेंगे ही आपको। 2 नंबर में रहेगा तो बस ऐसे ही लिख देना, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -40, तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर इतना, वैल्यू डाल दीजिए, आंसर हो गया। आपको फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए फ्री के नहीं उठाना, थोड़ा सा मेहनत करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है जरा गौर से देखेंगे। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 आपको है युग्म समीकरण, समीकरण पे आधारित है। इसका भी लॉजिक देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 युग्म समीकरण, ठीक है। 2 समीकरण दे दिया है। पहला है x + 2y = 4 तथा दूसरा है, इधर गया 13 है ना, 2x + 4y = 8 का हल है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है, हल नहीं करना है, बस ऑप्शन पहले देखिए उसके बाद। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखिए हल पूछ रहा है, हल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये पूछ रहा है कितने हल है। ऑप्शन 1 है 1 हल, बी नंबर ऑप्शन है 2 हल, सी नंबर ऑप्शन है कोई हल नहीं, ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन है अनगिनत हल है, अनगिनत हल। चलिए इसके लिए अब हम देखते हैं कि ऐसे सवाल को आप बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए x के पहले यहां पर कोई अंक नहीं है तो 1 करेंगे, ठीक है ना। तो x वाला को x के साथ बटा कीजिए, सबको बटा करना है, रूल है, ठीक है ना। अगर आपको जैसे मान लेते हैं पहला समीकरण a1x + b1y = c1 या -c1 = 0, एक ही बात है। a2x + b2y = c2 रहे, तो आप क्या करेंगे, x वाला को x के साथ बटा कीजिए, a1 बटा a2, y वाला को y के साथ बटा कीजिए, मतलब b1 बटा b2, c1 के साथ जो बच गया उसको बटा कीजिए तो c1 बटा c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाता है, ठीक है ना, x वाला को x के साथ बटा करना है, y वाला को y के साथ, z वाला मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ बटा कर देना है। अगर तीनों बराबर आ गया तो कहना है, क्या कहना है, क्या कि इसके बहुत सारे हल हैं। कितने हैं, अनगिनत हल हैं। ये कंडीशन याद रहेगी ना, अगर तीनों बराबर आ गया तो कहना है कि इसके अनगिनत हल है ना। उसके बाद चेक करेंगे, बाद में क्वेश्चंस को बटा करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये मान लेते हैं कि फर्स्ट इस केस में आ गया तो अनगिनत हल है ना, क्या कहना है, अनगिनत हल। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, x वाला y वाला, z वाला बराबर 9 आए तो कहना है कि एक एको हल न है, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। फाइनाइट का मतलब है, मतलब x वाला और y वाला बराबर आ जाए लेकिन कांस्टेंट वाला बराबर 9 आए तो कहना है कोई हल नहीं है, समझ गए ना। अगर मान लेते हैं कि x और y पहलुक के दोनों बराबर 9 आए तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है ना। क्या बोला हमने, पहला ई दोनों अगर बराबर आ जाए, ठीक है, और ई बराबर 9 आए तो कहेंगे कि कोई हल नहीं है।
तीनों बराबर आ गया तो अनगिनत हल। अगर पहला दोनों ही बराबर 9 आए, जैसे ई वाला बटा करेंगे तो कोई और अंक आ जाए और ई बटा करे तो कोई और दूसरा अंक आ जाए, तो उसका केवल एक ठो हल मिलेगा, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। अंग्रेजी में यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में अद्वितीय हल या एक और केवल एक हल। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो तनी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो, और न लगेगा तो न कीजिएगा। तो क्या बोला हमने कि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन है, सो आपको तीनों बराबर आए तो अनगिनत हल, पहला दोनों बराबर 9 आया तो क्या बोला, अद्वितीय हल, एक और केवल एगो हल। अगर पहला दोनों बराबर आ गया, तीसरा का बराबर 9 आए तो कोई हल नहीं। ये 3 गो बात तो याद रखना। चेक कर लेते हैं ना। एक्स वाला को एक्स के साथ बटा कीजिए तो 1, अब बटा में कर एक्स वाला 2 है। चलिए इसको करते हैं वाई वाला, तो वाई का एक और 2 है और इसका वाई का 4 है। कांस्टेंट टर्म इसमें 4 है, इसमें कांस्टेंट टर्म 8 है। तो चलिए तीनों को बटा करते, देखिए काटते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब ये भी 1/2 है, ये भी कट के 1/2 आ गया, ये भी कट के 1/2। देखिए तीनों बराबर आ गया ना, मतलब तीनों बराबर तो क्या बोले थे, अनगिनत हल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका। बोलिए बनाने की जरूरत करना पड़ा, बस खाली ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, है ना। क्या बोला हमने कि अगर एक्स वाला बटा करना है, वाई वाला भी बटा कर लेना है और कांस्टेंट टर्म को भी बटा कर लेना है। अगर तीनों बराबर आ गया तो अनगिनत हल, पहला दोनों बराबर आए, तीसरा का बराबर 9 आए, ठीक है, तो कोई हल नहीं। और पहला दोनों बराबर 9 आया तो एक हल होगा, एक और केवल एक हल, जो ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तीनों बराबर आ गई, इसलिए अनगिनत है। चले नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 14 पे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये भी थोड़ा सा बड़ी अजीब सवाल है। देखिएगा, अजीब नहीं है, मजेदार ही है, क्योंकि गणित के सवाल होते ही हैं मजेदार। बने तो खूब मजा आएगा, नहीं बना तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चंस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, है ना, तरीका हम सिखाएंगे, क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो बस इसीलिए तरीका सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बिल्कुल बना रहेंगे, आप सभी आदमी को बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, क्वेश्चंस बनाने के तरीके भी मिलेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर भी आप लाने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि पिछले जो लाइव क्लास भी कराए हैं, आपको बता दे कि क्लास 12 का भी हमने लाइव क्लास जो पीछे चलाया था, उससे आपको अधिका से अधिक क्वेश्चंस एग्जाम में टकराए हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, पीछे जो चैप्टर वाइज कुछ लाइव क्लास चलाए हैं उसको भी 1-2 बार देख लेंगे, ठीक है, तो उससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने की हो सकती है। और जहाँ तक प्रयास होता है हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से आया है। तो हमने आंसर की भी मैथ का जारी किया है 12वीं कक्षा का, तो उसके अनुसार जो सभी आदमी ने अपना चेक किया है 12वीं कक्षा वाले विद्यार्थियों ने, तो उनका आंसर अधिक से अधिक सही है, ठीक है, 50 में 50 के करीबी है, किसी का 48, 49, 50 ऐसे करके सही है, ठीक है ना। तो आप भी अगर पर डे परमानेंट अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, 13 तक पढ़ा था ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि बहुपद, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्या कहा हमने, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आपको b का मान बताना है। b का मान होगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा 1, b नंबर -1, c नंबर 0 और d नंबर ऑप्शन है आपका a²। तो इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका अभी हम आपको बताते हैं, याद कीजिए जरा सा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ax² + bx + c टाइप का सवाल रहे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, अल्फा × बीटा का वैल्यू होता है c/a। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन है, बोलिए x²
प्लस ए एक्स माइनस बी, है ना। तो चलिए बताइए, यहाँ पर कोई अंक नहीं तो एक, तो ए का वैल्यू हो गया एक, बी का वैल्यू हो गया ए और सी का वैल्यू हो गया माइनस बी, ठीक है ना। तो अब ऐसा करते हैं। और दूसरी बात ये तो दे दिया है, एक बात ये कह रहा है कि शून्यक जो है इसका एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब समझे, एगो अल्फा है तो दूसरा एकरे एक बटा अल्फा है। क्या है मतलब बीटा का वैल्यू हो गया एक बटे अल्फा, व्युत्क्रम दे दिया है, इसका मतलब हो गया एक बटा, मतलब एक शून्यक अल्फा तो दूसरा हो गया एक बटा अल्फा। तो अब ये दोनों के सहायता से ऐसा करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो बोलिए अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा का वैल्यू है एक बटे अल्फा। इस सूत्र क्या होता है सी बटा ए, है ना। देखिए यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बच गया एक बराबर सी का वैल्यू है माइनस बी अब बटा ए का वैल्यू है एक। तो एक इधर आके एक गुने एक यानी एक बराबर माइनस बी, माइनस इधर पे उठा देते हैं तो इधर यहाँ से बी का वैल्यू मिल गया माइनस एक, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका भी आंसर आपको गलत दिया है मॉडल सेट में, इसका आंसर आपको एक ए दिए हुए प्लस में। हाँ प्लस में कब आती, जब यहाँ पर प्लस बी रहता तब, लेकिन क्वेश्चंस में यहाँ माइनस बी है, इस कारण से यहाँ पर आंसर माइनस एक होगी, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छे से कंसेप्ट मिल गई होगी, ठीक है ना क्या। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। इसी तरह के बहुत ही अच्छे सवाल सब आपको बनेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का कोण होता है। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आप पढ़े हैं 9th क्लास में, बताइएगा कमेंट करके बताइए अर्धवृत्त का कोण है या होता है, एक ही बात है, बोलिए क्या होता है अर्धवृत्त का कोण। ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन -1, सी नंबर 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है 90 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आंसर आने वाला है। तो हमने अभी बताया है या रिजल्ट भी आप कभी सुने भी होइएगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, एक थ्योरम ही है 9th क्लास में, ठीक है ना। तो आपको याद भी रहना चाहिए क्या है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब अर्धवृत्त पर कितने डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्या रिजल्ट याद रखना है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब अर्धवृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे पिक्चर से भी समझ लीजिए वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र है तो इसको आधा बांट दीजिए तो आधा वृत्त ऊपर बचा ना, यहाँ से आप किधरों मिला दीजिए, ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितना बनेगा, किधरों जहां मिलाना है मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए ये भी आपका 90 डिग्री ही बनेगा, जिधर मिलाना है मिला दीजिए, आपको सारा बनेगा कितना 90 डिग्री का ही कोण बनने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी कि अर्धवृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। जी हाँ, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको बहुत ही आसान है, बस डायरेक्ट रिजल्ट है। 15 का ऑप्शन आपको सी मिला और क्वेश्चन नंबर 16 पहले हम आपको क्वेश्चंस लिखते हैं फिर आपको इसका तरीका बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है और a का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 होगा तो द्विघात बनेगा ही नहीं, के वास्तविक मूल नहीं है। जरा यहाँ ध्यान रखेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है, यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं पर ध्यान देंगे जरा गौर से, ठीक है ना। यदि वास्तविक मूल नहीं होता है कब, ऑप्शन नंबर ए है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी नंबर ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर नहीं है 4ac के, सी नंबर ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और डी नंबर ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। अब इस पर आप कमेंट करके बताएंगे वास्तविक मूल नहीं का मतलब काल्पनिक मूल या अवास्तविक मूल।
बात समझ में आई? यहाँ नहीं है, बहुत आदमी नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तो ये दोनों केस में मूल कैसा होता है? वास्तविक होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आए तो इस केस में मूल काल्पनिक होता है, मतलब वास्तविक नहीं होता है। आई थिंक आपका समझ में आ गया होगा। ये दो केस 0 से बड़ा है चाहे 0 के बराबर आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका दोनों केस में मूल कैसा आता है? वास्तविक होता है। और अगर 0 से छोटा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो मूल काल्पनिक होता है, अर्थात वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ वास्तविक नहीं पूछ रहा है ना, वास्तविक मूल नहीं कह रहा है, मतलब काल्पनिक कह रहा है, मतलब ऑप्शन ए वाला हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है ना। देखिए सब डायरेक्ट रिजल्ट है, सब याद रखिएगा। अगर यहाँ वास्तविक मूल रहता, नहीं रहता, तो आपका आंसर या तो ए होता या सी होता, तो उस केस में कोई एक ही देगा, ठीक है। तो चलिए लाइन कट गई है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, ओके।